क्या लव जिहाद के ऑर्डिनेंस को लेकर आपके मन में कोई भ्रांति, कोई कंफ्यूजन है? यदि कोई कंफ्यूजन है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद लव जिहाद का जो कानून या ऑर्डिनेंस प्रदेशों में पास हुआ है वो कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल शाह, एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म, आज आपको बात करूंगा उस ऑर्डिनेंस की जो लव जिहाद के नाम पर पास हुआ है। प्यारे साथियों, पहले ये जान लीजिए कि लव जिहाद के नाम पर ये लॉ पास जरूर हुआ है, पर इन एक्ट या ऑर्डिनेंस में लव जिहाद का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लव जिहाद नाम के वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन एसेंस और वर्ड वही है जो आप समझते हैं। आज मेरे पास दो ऑर्डिनेंस की कॉपी है, एक मध्य प्रदेश में जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है और दूसरी जो यूपी के अंदर जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है। अलग अलग शब्दों में ये कानून पास हुआ है, ये ऑर्डिनेंस पास हुआ है। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में द मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 के नाम से ये पास हुआ है। वहीं यूपी की बात करूं और हिंदी में बोलूं तो विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, और इसी ही में इंग्लिश में कहूं तो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 पास हुआ है। सारे ही एक्ट, सारे ही ऑर्डिनेंस कुल मिलाकर एक जैसी बात करते हैं, अलग अलग शब्दों में बात करते हैं। तो अगर हम किसी एक ऑर्डिनेंस को जान लें, किसी एक एक्ट को जान लें, तो उम्मीद करता हूं कि आपके मन में इस एक्ट को लेकर, इस ऑर्डिनेंस को लेकर जो कंफ्यूजन है, जो सवाल है, वो दूर हो जाएंगे। अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो डेफिनेशंस के अंदर मेरे पास इस वक्त उत्तर प्रदेश का ऑर्डिनेंस है, जिसकी कॉपीज को मैं आपको कोट कर रहा हूं। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एलुरमेंट को जो डिफाइन किया गया है, इन्होंने कहा है एनी गिफ्ट, ग्रेटिफिकेशन, इज मनी और मटेरियल बेनिफिट्स आइदर इन कैश और काइंड। यानी अगर आप किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए गिफ्ट, ग्रेटिफिकेशन, पैसा या किसी भी तरह का उपहार देते हो, वो एलुरमेंट माना जाएगा, वो लालच माना जाएगा। इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट, फ्री एजुकेशन इन रेपुटेड स्कूल रन बाय अ रिलीजियस बॉडी। यदि आप किसी को जॉब, रोजगार देने का या किसी एक अच्छे रेपुटेड स्कूल के अंदर एजुकेशन देने का वादा करते हो धर्म परिवर्तन के साथ, तो ये भी एलुरमेंट माना जाएगा और इस एक्ट के अनुसार ये एक अपराध की श्रेणी में आएगा। बाकी जो डेफिनेशन है वो पुरानी वाली ही डेफिनेशन है, पर यहां पर इस एक्ट के अंदर जो फ्रॉडुलेंट मीन्स जो दिए गए हैं, यानी जो धोखे वाले मीन्स जो दिए गए हैं, फ्रॉडुलेंट मीन्स को डिफाइन करते हुए ये ऑर्डिनेंस कहता है इंक्लूड्स इम्पर्सोनेशंस ऑफ एनी काइंड, इम्पर्सोनेशन बाय फॉल्स नेम, सरनेम, रिलीजियस सिंबल और अदरवाइज। यानी अगर आप कोई फॉल्स नेम या सरनेम यूज करते हैं या ऐसी रिलीजियस सिंबल को पहनते हैं जिससे ये इंप्रेशन जाता है कि आप किसी और धर्म के हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने फ्रॉडुलेंट मीन्स को इस्तेमाल किया गया है। अब बाकी डेफिनेशंस आमतौर पर जो बाकी एक्ट के अंदर है वही डेफिनेशंस है, उनको बताना मैं इंपॉर्टेंट नहीं समझता, क्योंकि इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट से रिलेवेंट जो डेफिनेशंस एक्स्ट्रा आई है उसको मैंने आपके सामने बता दिया है। अब अगर सेक्शन 3 के अंदर दोस्तों यह डिफाइन किया गया है कि क्या ऑफेंस होगा, यानी इस ऑर्डिनेंस के अनुसार कौन सा एक्ट आपका क्रिमिनल ऑफेंस होगा, कौन सा ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। पहले दो तरह के कन्वर्जन को उन्होंने डिफाइन किया है, एक कन्वर्जन होगा और दूसरा होगा मास कन्वर्जन। दो या दो से ज्यादा लोगों को अगर आप एक साथ कन्वर्ट करते हैं तो इस एक्ट या इस ऑर्डिनेंस के अनुसार इसको मास कन्वर्जन माना जाएगा, यानी आपने ज्यादा लोगों को, इकट्ठे लोगों को एक साथ कन्वर्ट कर दिया, ये माना जाएगा। अब सेक्शन 3 जो है वो ऑफेंस बताता है कि क्या ऑफेंस बनता है। मैं कोट करना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट, यानी ना ही तो कन्वर्ट करेगा और ना ही कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा। ये सेम ऐसा है जैसे आईपीसी में 302 और 307 है, यानी मर्डर करना और मर्डर करने का प्रयास दोनों ही अपराध है। इसी तरह इस एक्ट के अनुसार भी नो पर्सन शैल कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट, ना ही तो कोई बंदा कन्वर्ट करेगा और ना ही कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा, आइदर डायरेक्टली और अदरवाइज any other person from one religion to another by use of practice of misrepresentations, force, undue influence, coercion, allurement, or by any fraudulent means, or by marriage, nor shall any person abet, convince or conspire such conversion। दोस्तों, सेक्शन 3 के अंदर, इस ऑर्डिनेंस के अंदर इन्होंने बताया है कि कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को मिसरिप्रेजेंटेशंस, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस के तरह या शादी के थ्रू कन्वर्ट नहीं करेगा। और यह भी कहा गया है कि अगर कोई बंदा कन्वर्ट हो गया है
और वो इमीडिएटली अपने पुराने वाले धर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको उन्होंने कन्वर्जन की परिभाषा से अलग कर दिया है। इसको ये कन्वर्जन नहीं मानेंगे या अपराध नहीं मानेंगे। सपोज ए एक विशेष धर्म का आदमी है, ए किसी बी के धर्म को अपना लेता है, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट से वो ए अपने एक्चुअल या ओरिजिनल धर्म में वापस आ जाता है, तो इसको वापस आने वाले प्रोसेस को इस एक्ट के अनुसार ऑफेंस नहीं माना गया है, कन्वर्जन नहीं माना गया है। दूसरी बात, अगर सेक्शन 4 में अब अगर ऐसा एक्ट हुआ है तो कंप्लेंट कौन कर सकता है? अगर सेक्शन 3 में यह अपराध हो गया है तो इस अपराध की रिपोर्ट या इंफॉर्मेशन थाने में कौन दे सकता है, कौन रिपोर्ट कर सकता है? तो दोस्तों इसको एलोबरेट करते हुए कहा गया है एनी एग्रीड पर्सन, यानी वो पर्सन जिसको कन्वर्ट किया गया है, या उसके पेरेंट्स, या उसके भाई बहन, या ऐसा पर्सन जो उससे ब्लड से रिलेटेड हो, या मैरिज से रिलेटेड हो, या अडॉप्शन से रिलेटेड हो, वो उसको पुलिस को इस ऑफेंस की रिपोर्ट कर सकता है। यानी ये जरूरी नहीं कि जिस बंदे का कन्वर्जन हुआ है सिर्फ वही बंदा पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है या थाने में शिकायत कर सकता है। इसके अलावा जो बंदा पेरेंट्स, ब्रदर, अडॉप्शन या मैरिज से उससे रिलेटेड बंदा है वो भी उस ऑफेंस को थाने में रिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा कहा गया कि एनी अदर पर्सन भी रिपोर्ट कर सकता है विद द प्रायर परमिशन टू द कोर्ट। कोर्ट से परमिशन लेने के बाद उसको वो माफी चाहूंगा, अगर कोर्ट से परमिशन लेने के बाद वो इस ऑफेंस को थाने में कंपिटेंट अथॉरिटी के सामने रिपोर्ट कर सकता है। अब दोस्तों अगर ये ऑफेंस हो गया तो उसमें एक पनिशमेंट भी होगी। तो अब बात करते हैं हम इसकी पनिशमेंट की। दोस्तों पनिशमेंट इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से दोस्तों कि अगर कोई बंदा ऐसा एक्ट या ऑफेंस जिसको मैं पहले बता चुका हूं वो कमिट करता है तो ऐसे बंदे की सजा 1 साल से कम नहीं होगी और वो 5 साल से तक हो सकती है। 1 साल से कम नहीं होगी, यानी नॉट लेस देन 1 ईयर, बट इट मे बी अप टू दी 5 साल। पर अगर यदि ये ऑफेंस किसी नाबालिग, किसी महिला या किसी SC ST के खिलाफ होता है तो ये सजा 2 साल से कम नहीं होगी और 10 साल तक हो सकती है। और यही अगर यहाँ मास कन्वर्जन किया गया है, मास कन्वर्जन यानी 2 या 2 से अधिक लोगों का कन्वर्जन एक साथ किया गया है, मास कन्वर्जन अगर किया गया है तो दोस्तों इसके बारे में कहा गया है ये 3 साल से कम नहीं होगी और इसकी सजा 10 साल तक हो सकती है। यानी अगर मास कन्वर्जन किया जाएगा तो 3 साल से कम सजा नहीं होगी और वो 10 साल तक की जा सकती है। साथ साथ दोस्तों ये भी किया गया है कि जो विक्टिम होगा, जो यहाँ एग्रीव्ड होगा, उसको कंपनसेट करने का, कंपनसेशन देने का भी प्रोविजन इस ऑर्डिनेंस के थ्रू किया गया है। यह किया गया है कि जो उसका कंपनसेशन होगा वो इट मे एक्सटेंड मैक्सिमम टू ₹5 लाख एंड शेल बी इन एडिशन टू फाइन। फाइन के अलावा 5 लाख तक का मुआवजा यानी कंपनसेशन कोर्ट अवार्ड कर सकती है। ये याद रखने की बात है दोस्तों, ये कोर्ट अवार्ड करेगी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको अवार्ड नहीं करेगा। देयर में बी एन एप्लीकेशन, उसके बाद कोर्ट कंसीडर करने के बाद उसको सारे फैक्ट्स को जानने के बाद कोर्ट उसको अवार्ड कर सकती है, कंपनसेशन अवार्ड कर सकती है। और ये कहा गया है ये जो कंपनसेशन होगा, ये जो मुआवजा होगा, ये फाइन के एडिशन में होगा, यानी फाइन के अलग होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कहा गया कि अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस हुए हैं, यानी एक ऑफेंस के बाद एक सजा हो गई है, कन्विक्शन हो गया, उसके बाद भी सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा गया है कि देन जो भी प्रोविजन पहले पनिशमेंट का है वो उसका डबल ऑफेंस हो जाएगा। यानी जहां 2 साल का प्रोविजन है वहां 4 साल हो जाएगी और जहां 10 साल का प्रोविजन है वो 20 साल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस किए जाएंगे तो ये सजा का प्रोविजन डबल हो जाएगा। अब दोस्तों जिस लव जिहाद की बात करते हैं, जिसके बारे में ये सारी बातें, ये एक्ट या आमतौर पर लोग जो आम भाषा में जानते हैं, बार बार कह रहा हूं लव जिहाद का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, पर एसेंस और इस ऑर्डिनेंस की स्प्रिट जो है वो वही कहती है। अब जो सेक्शन 6 कहता है, मैरिज डन फॉर सोल पर्पस ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन और वाइस वर्सा टू बी डिक्लेयर्ड वॉइड। यानी अगर कोई शादी सिर्फ कन्वर्जन के पर्पस से हुई है या कोई कन्वर्जन सिर्फ शादी के पर्पस से हुआ, यानी सिर्फ इसलिए कन्वर्जन किया गया है क्योंकि मुझे शादी करनी थी, या इसलिए शादी की गई है कि मुझे कन्वर्जन कराना, तो ऐसी शादी को इस एक्ट या इस ऑर्डिनेंस के हिसाब से वॉइड, 0 डिक्लेयर कर दिया गया है। यानी ऐसी शादी की कोई वैल्यू, कोई मान्यता नहीं होगी। दोस्तों ये ऑर्डिनेंस कहता है, मैं जो बातें बता रहा हूं ये सारे ऑर्डिनेंस के एक्ट में लिखी गई बातों को बता रहा हूं। ये ऑर्डिनेंस जो कहता है, इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये आपकी निजी राय हो सकती है। मैं ऑर्डिनेंस के बारे में आपको ये ज्ञान, ये जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों
अब इन्होंने कहा ये ऑफेंस जो होगा ये किस संज्ञेय होगा कि असंज्ञेय होगा, कोग्निजेबल होगा कि नॉन कोग्निजेबल होगा। तो सेक्शन 7 में कहा गया है कि ये जो ऑफेंस होगा ये कोग्निजेबल होगा, नॉन बेलेबल होगा और ट्रायबल बाय द सेशन कोर्ट होगा। यानी सेशन कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चलेगा, कोग्निजेबल होगा। कोग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जहां पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकता है। नॉन बेलेबल होगा यानी कोर्ट ही आपको बेलेबल ऑफेंस के अंदर, आमतौर पर पुलिस भी आपको बेल दे देती है, और नॉन बेलेबल के अंदर कोर्ट ही कंपिटेंट अथॉरिटी होती है जो सारे एस्पेक्ट को जानने के बाद आपको बेल को कंसीडर कर सकती है। अब दोस्तों ये तो सारे कन्वर्जन को उन्होंने बैन कर दिया। अब ये ऑर्डिनेंस कहता है कि फिर कन्वर्जन अगर करना होगा तो कन्वर्जन कैसे करेंगे। दोस्तों इसका प्रोविजन देते हुए उन्होंने बताया है कि अगर कोई बंदा अपने मन की स्थिति या अपने आप कन्वर्जन करना चाहता है तो उसको 60 दिन पहले कंसर्न डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं कन्वर्जन करना चाहता हूं, एक्स रिलीजियस से वाई रिलीजियस में जाना चाहता हूं और मैं कन्वर्जन चाहता हूं, तो इसलिए वो 60 दिन का प्रायर नोटिस डीएम साहब को देगा। ऐसी एप्लीकेशन मिलने के बाद डीएम साहब कंसर्न पुलिस ऑफिशियल के थ्रू इंक्वायरी कंडक्ट कराएंगे और इंक्वायरी पे कि क्या ये जो प्रपोज्ड जो कि एडवांस नोटिस है, और ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ अगर इंडिविजुअल बंदा कन्वर्जन के लिए एडवांस नोटिस दे रहा है तो वो 60 दिन का होगा, और वहीं अगर मास कन्वर्जन के लिए किसी मुफ्ती, मौलाना, पंडित, पादरी ने कि वो मास कन्वर्जन करा रहे हैं, अगर वो उनको नोटिस देना है तो वो 1 महीने का नोटिस देंगे। और ऐसी नोटिस मिलने के बाद जब डीएम महोदय कंसर्न ऑफिशियल्स के थ्रू इंक्वायरी कंडक्ट कराएंगे तो इंक्वायरी करने के बाद वो उसको अलाउ करेंगे कि वेदर इट इज लीगली या इलीगल है। इसके अलावा अगर कोई बंदा कन्वर्जन करने से पहले इन प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसा प्रपोज्ड कन्वर्जन को इस एक्ट के थ्रू इलीगल माना जाएगा। और साथ साथ कहा गया है कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन करता है तो वो इंडिविजुअल पर्सन को जो सजा होगी वो 6 मंथ कम से कम और 3 साल मैक्सिमम होगी। साथ साथ ही शैल ऑल्सो बी लायबल टू अ फाइन, उस पर फाइन का प्रोविजन भी है। और वहीं अगर मास कन्वर्जन की अगर बात करें, वो बंदा इन प्रावधानों का जहां उसको 1 महीने का एडवांस नोटिस देने का प्रोविजन किया गया है वो इसका उल्लंघन करता है तो उसकी सजा 1 साल कम से कम और मैक्सिमम 5 साल होगी, और फाइन का प्रोविजन भी इसके अंतर्गत दिया गया है। दोस्तों कन्वर्जन के बाद सेक्शन 9 के अंदर डिक्लेरेशन पोस्ट कन्वर्जन ऑफ रिलीजन कहा गया है, यानी जब आप कन्वर्ट हो जाओगे उसके बाद भी आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आई हैव बीन कन्वर्टेड, मैं कन्वर्ट हो चुका हूं, और एक प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है। प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के बाद उस डीएम साहब के सामने आपको वो एप्लीकेशन वो फॉर्मेट में डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, और 21 दिन के भीतर भीतर आपको डीएम साहब के सामने पेश होकर आपको ये बताना पड़ेगा कि जो कंटेंट्स हैं, हाँ मैं ही हूं, मैं अपना स्वस्थ बुद्धि से और अच्छे मन से, और जितने भी प्रोविजन है कि मुझे कोई दबाव नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई कोर्सन नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, और मैं अपनी इच्छा से मैंने ये कन्वर्जन किया है, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक डिक्लेरेशन वो मिल जाएगा कि हाँ यस यू हैव बीन लीगली कन्वर्टेड एज पर दिस ऑर्डिनेंस। दोस्तों ये कह रहे हैं कि punishment for the violations of the provisions of ordinance by institutions or organizations, सेक्शन 10 के अंतर्गत कहा गया है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्थान अगर इस प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो क्या होता है। बहुत सारे ऐसे संस्थान, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कि जो मास कन्वर्जन कराते हैं या कन्वर्जन करते हैं, तो इस ऑर्डिनेंस के अनुसार यह कहा गया है कि ऐसा इंस्टीट्यूशन यानी ऐसा संस्थान या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस तो कैंसिल होगा ही होगा। साथ साथ इसकी सब क्लोज 2 में यह भी कहा गया है कि सरकार से मिलने वाली जो निधि, जो एड उसको होगी, उस एड को तत्काल रूप से या रूप से रोक दिया जाएगा। ये कहा गया है सेक्शन सब क्लोज 2 में, द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट प्रोवाइड एनी फाइनेंशियल एड और अ ग्रांट टू सच इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो राज्य सरकार होगी, वो किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल एड या ग्रांट इशू नहीं करेगी। दोस्तों सेक्शन 12 पे आ जाता हूं। यहां बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी क्या ऑफेंस सच में कमिट हुआ है। अगर सीआरपीसी की बात करें तो आमतौर पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, यानी जिसने कंप्लेंट दी है, जिसने शिकायत दी है, आमतौर पर उसी पर अपने केस को साबित करने का या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर उस केस को प्रूव करने का बर्डन होता है। एविडेंस एक्ट के तहत उसी को
कोर्ट के अंदर अपना केस को प्रूव करना पड़ता है, अपने गवाह पेश करने पड़ते हैं। लेकिन यहां एज पर सेक्शन 12 ये कहा गया है कि बर्डन जो प्रूव जो होगा वो एक्यूज्ड पर होगा, यानी वो ये साबित करे कोर्ट के सामने कि ये ऑफेंस मैंने नहीं किया, या ये जो कन्वर्जन हुआ है ये इस जो प्रावधान इस ऑर्डिनेंस में दिए गए हैं इसका उल्लंघन नहीं है। यानी यहां पर एक्यूज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सजा से बचने के लिए कोर्ट के सामने उसी को ही ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस प्रोविजन में दिए गए किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो भी कन्वर्जन हुआ है अगर वो इन्वॉल्व था तो वो लीगल था और वैधानिक था, और अगर ये इलीगल था तो वो उसमें किस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो किस तरह इस पनिशमेंट से बच सकता है। तो दोस्तों समझता हूं कि आप इस ऑर्डिनेंस की सारी एसेंस को समझ गए हैं। इसके बाद द पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज है, यानी अगर 2 साल के भीतर सरकार को लगता है कि इस एक्ट में कोई ऐसी डिफिकल्टीज है, ऑर्डिनेंस में कोई डिफिकल्टीज है, तो उन डिफिकल्टीज को वो दूर कर सकती है। और सेक्शन 14 ये कहता है पावर टू मेक द रूल्स, यानी स्टेट गवर्नमेंट हैज अ पावर टू मेक द रूल्स। मैं समझता हूं कि आप इस ऑर्डिनेंस के बारे में, ये ऑर्डिनेंस क्या कहता है, जो एक्ट बन जाएगा जैसे ही वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पूरे प्रोसेस के थ्रू पास हो जाएगा तब एक्ट बन जाएगा। अभी ये ऑर्डिनेंस है। मैं समझता हूं कि इस ऑर्डिनेंस में दिए गए प्रावधानों को आज आप इस वीडियो के थ्रू समझ गए हो और आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।